वालेकुम। सेकेंड ईयर कॉमर्स खुशामदीद। जैसा कि आपको पता है हालात की बिना पर आपके पेपर जो हैं वो आप लोगों को जो है वो आगे की क्लासेस के अंदर प्रमोट कर दिया गया और अब जो है वो सेकेंड ईयर कॉमर्स का आगाज़ हो चुका है। और आज हम जिस सब्जेक्ट के हवाले से बात करेंगे वो है कमर्शियल जोग्राफ़ी। कमर्शियल जोग्राफ़ी एक्चुअली दो चीज़ें हैं ये, सही है। जब हम इस सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे तो हम इसमें दो चीज़ों को सामने रख कर फिर इसको स्टडी करेंगे, सही है ना। तो जैसे जैसे हमारा कोर्स आउटलाइन, बहुत सारे लोगों ने आप लोगों को डराया भी होगा कि ये जो है वो बहुत लेंदी सब्जेक्ट है। नो डाउट ये लेंदी सब्जेक्ट है लेकिन कॉन्सेप्शनल है, ठीक है। कमर्शियल ज्योग्राफी का पेपर जब भी एग्ज़ाम में आता है तो वो बेस करता है डेफिनेशंस के ऊपर, ठीक है। वो बेस करता है डिस्क्रिप्शन के ऊपर, वो बेस करता है शॉर्ट स्टेटमेंट्स के ऊपर, वो बेस करता है कॉन्सेप्शनल जितने भी टॉपिक्स होते हैं हमारे उस पर बेस करता है। लिहाजा जो सिलेबस आउटलाइन है उन तमाम तर चीज़ों को सामने रखते हुए और जो इस सब्जेक्ट की नीड होगी उसको सामने रखते हुए जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो आपको इसमें ज़र्रा बराबर भी प्रॉब्लम जो है वो महसूस नहीं होगी, ठीक है ना। सबसे पहले हम मॉडल पेपर की तरफ आते हैं। मॉडल पेपर में देख लीजिए मैक्सिमम मार्क्स इसके 75 हैं, ठीक है। ये इकनॉमिक्स का पार्ट 2 है एक्चुअली। तो यहाँ पर भी जो मैक्सिमम मार्क्स रखे गए हैं वो 75 है। टाइमिंग आपको दिए जाएंगे 3 आवर्स, 3 घंटे में ही आपको ये 75 नंबर का पेपर कवर करना है, ठीक है ना। ये पेपर भी 3 सेक्शन पे बेस करता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है वो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके अंदर वर्ल्ड सेक्शन और पाकिस्तान सेक्शन दोनों के एमसीक्यूज़ जो है वो शामिल होते हैं। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा जनरल नॉलेज का भी जो है वो किरदार है कि जिनकी जनरल नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, ज़ाहिर है कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, पाकिस्तान के हवाले से पूछा जा सकता है, वर्ल्ड के हवाले से पूछा जा सकता है। तो जो हमारा एमसीक्यूज़ का पोर्शन है वो हमारा 15 मार्क्स को कवर करेगा। इसके बाद हम आ जाएँ सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी जो है वो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को इन्होंने डिवाइड कर दिए 2 सेक्शन में, वर्ल्ड सेक्शन और पाकिस्तान सेक्शन। यानी टोटल मिला के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं ना वो 9 क्वेश्चन आपको करने हैं, लेकिन वर्ल्ड सेक्शन से आपको जो है वो 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है। 4 नंबर का आपका एक सवाल होगा और टोटल मिला के आपके 20 मार्क्स बनेंगे वर्ल्ड सेक्शन के। इसी तरह पाकिस्तान सेक्शन में 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। 16 मार्क्स को वो कवर करेगा। ये वो वाला पोर्शन होता है कि जिसके अंदर ज़्यादातर रीजनिंग्स आती हैं, ठीक है ना। आपसे आर्ग्यूमेंट्स पूछ लिए जाते हैं, आपसे आर्ग्यू किया जाता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो वाई वाले और रीजनिंग वाले सवाल आते हैं वो ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का हिस्सा बनते हैं। इसके बाद है हमारे पास सेक्शन सी। सेक्शन सी बेस करता है डिटेल क्वेश्चन आंसर के ऊपर। अब ये डिटेल क्वेश्चन आंसर भी 2 सेक्शन पे बेस करते हैं, वर्ल्ड सेक्शन और पाकिस्तान सेक्शन। वर्ल्ड सेक्शन में हमारे पास कितने चॉइसेस मौजूद होती हैं पेपर के अंदर, 2 क्वेश्चन हमें वर्ल्ड सेक्शन के कवर करने होंगे, एक सवाल 8 नंबर का होगा। इस तरह से 16 मार्क्स जो है वो वर्ल्ड सेक्शन डिटेल पोर्शन में कवर करेगा। पाकिस्तान सेक्शन की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो वहाँ पर भी चॉइसेस मौजूद होती हैं और आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है, ठीक है ना, कि जिसके मार्क्स कितने हैं 8 नंबर, ठीक है ना। तो 8 नंबर के हिसाब से आपको जो है वो पाकिस्तान सेक्शन का एक डिटेल कवर करना पड़ेगा। तो ये तो था इसका मॉडल पेपर, ठीक है। कमर्शियल ज्योग्राफी का मॉडल पेपर था जो हमने आपके सामने डिस्कस कर दिया। नो डाउट इसमें लिखना बहुत पड़ता है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपका लर्निंग एरिया बहुत अच्छा होगा तो लाजमी सी बात है आपको ये पेपर सॉल्व करने में ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आते हैं सब्जेक्ट की तरफ, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है कमर्शियल ज्योग्राफी, सही है। अब देखें ज्योग्राफी, पहले कमर्शियल को हटा दें, अगर सिर्फ हम ज्योग्राफी देखते हैं तो देखें ये वर्ड ब्रेक हुआ है और 2 हिस्सों में, जियो अलग है और ग्राफी अलग है। और ग्राफी का वर्ड ग्राफिन से निकला है जिसका मतलब है डिस्क्रिप्शन, और जियो कहते हैं अर्थ को। तो जब कभी हम ज़मीन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना, अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ज्योग्राफी। तो इसी तरीके से और कमर्शियल क्या होता है कि जैसे जैसे सब्जेक्ट का स्कोप आगे बढ़ेगा हम कमर्शियल ज्योग्राफी की डेफिनेशंस की तरफ आएंगे तो हम बखूबी आपको बता पाएंगे कि हाँ भाई कमर्शियल ज्योग्राफी में क्या स्टडी किया जाता है।
अब ज्योग्राफी मैंने अभी आपको बता दिया कि स्टडी अबाउट द अर्थ जो है वो हमारी क्या कहलाती है, ज्योग्राफी कहलाती है। अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी के हवाले से। ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी के हवाले से अगर हम बात करें तो आपके फ़ाइल में ये मटेरियल्स मौजूद है, ठीक है ना, जिसको आप बखूबी जो है वो समझ भी सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, हमने जो है वो इसे क्वेश्चन की शक्ल में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। जब आपके पास फ़ाइल आएगी तो फ़ाइल के अंदर जो वर्क हुआ हुआ है, ठीक है ना, वो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन है, सही है। उसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे, उसमें डिटेल पोर्शन भी मिलेगा, और एमसीक्यूज़ के हवाले से हमारे पास टेस्ट होता है, ठीक है ना, और उसके अंदर जो है वो हम ये सब चीज़ें क्लियर कर रहे होते हैं। जब से आपका लेक्चर शुरू हुआ है उस दिन से आपके एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है, और कोशिश करें कि जनरल नॉलेज अपना बढ़ाएं, ठीक है। जैसे आपके पास टाइम हो, आप कोई सी भी पाकिस्तान की ज्योग्राफ़ी को लेकर स्टडी करें। माउंटेन्स को पढ़ लीजिए, कभी आप इंडस प्लेन्स को पढ़ लीजिए, ठीक है ना, ताकि आपका जनरल नॉलेज का सेक्शन भी साथ साथ कवर हो सके। अब जैसे मैंने अभी बताया कि ज्योग्राफी कॉम्बिनेशन है दो वर्ड का, जियो एंड ग्राफी, ठीक है ना। जियो ग्रीक वर्ड है, सही, जिसका मतलब है ज़मीन, सही है। तो जब कभी भी हम वो डिस्क्रिप्शन जो हम ज़मीन के बारे में पढ़ते हैं, अब ज़मीन के बारे में पढ़ना क्या, यानी उसके फ़िज़िकल फ़ीचर्स के बारे में स्टडी करना, ठीक है, तो वो स्टडी क्या कहलाती है, ज्योग्राफी कहलाती है। अब ज्योग्राफी के अंदर हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस हैं और डिफरेंट काइंड्स हैं। जैसे पहली है इकोनॉमिक और कमर्शियल ज्योग्राफी। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कमर्शियल ज्योग्राफी को, ठीक है ना। देखिए, कमर्शियल का वर्ड निकला है कॉमर्स से, और कॉमर्स का मतलब होता है बिज़नेस, और बिज़नेस का जो एम होता है वो होता है टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो जब कभी हम कमर्शियल के हवाले से बात करेंगे तो लाजमी हम एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करेंगे कि जो है वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आप ज़मीन के किसी भी हिस्से को इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है ना, ताकि आपकी वांट्स जो हैं वो पूरी हो जाएं, और वो एक्टिविटीज़ आप इसी पर्पज़ के तहत कर रहे हो, तो वो कहलाती है कमर्शियल ज्योग्राफी, ठीक है, कि जिसके अंदर नेचर इन्वॉल्व है, यानी मैन एक्टिविटीज़ प्लस नेचर, ये दोनों चीज़ें अगर आपस में मिल जाती हैं तो ये स्टडी कहलाती है कमर्शियल ज्योग्राफी। जबकि अगर हम इकनॉमिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करें ना, तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। इकनॉमिकल एक्टिविटीज़ में हम इकनॉमिकल फैक्टर्स के हवाले से डिस्कशन करते हैं, ये डिफरेंसेस हम डिटेल में आपको आगे बताएंगे। इसके बाद है हमारे पास फ़िज़िकल ज्योग्राफी। ये क्या है, ये जो ज्योग्राफी की ये टाइप है ना, इसका एक्चुअली जो सब्जेक्ट मैटर है वो ये कि फॉर्म ऑफ अर्थ और उसके फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करना, सही है ना। जो इसका सब्जेक्ट मैटर बनाया गया फ़िज़िकल ज्योग्राफी का, वो ये था कि आपने ये देखना है कि फॉर्म ऑफ अर्थ क्या है, सही है ना, और इसके फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इसके बाद हमारे पास है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ देखें लिखा हुआ है द एंटायर अर्थ हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द नेचर। पूरी की पूरी कायनात जानती है कुदरत है, सही, एज अ वन यूनिट, और द अर्थ हैज़ नॉट बीन डिवाइडेड बाय द नेचर, सही है। एज द पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होना शुरू होती है, ये एक इकनॉमिकल प्रॉब्लम है कि आपके जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो क्या हो जाते हैं, स्कार्स हो जाते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही होती हैं, ठीक है ना। तो इंसान जो है वो डिवाइड होता है, ठीक है ना, अपनी ज़मीन को जो है वो डिवाइड कर रहा होता है, और एक नई ब्रांच है ये, जिसके नतीजे के अंदर क्या होता है, ये जो डिवीज़न होती है ना, ठीक, ये किस बेस के ऊपर होती है, पॉलिटिकल बेस के ऊपर होती है। आपको पता है इसके अंदर जो है वो, अगर हम लैंड के हवाले से बात करें, आगे आप पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज़ को पढ़ेंगे, तो आपको बखूबी इसका आइडिया होगा कि किस तरह से ये कहाँ पे अप्लाई होता है। मैथमेटिकल ज्योग्राफी हमारे पास क्या है, ये बताता है कि इसका भी सब्जेक्ट मैटर क्या है, कि मैथमेटिकल ज्योग्राफी एक्चुअली स्टडी क्यों की जाती है, मेजर करने के लिए फॉर्म ऑफ अर्थ को, सिचुएशन को और एरिया को। किसी भी जगह का अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है, वहाँ की सिचुएशन देखनी है, वहाँ की नेचर देखनी है, तो वहाँ पे जो है वो मैथमेटिकल ज्योग्राफी जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है। इसके बाद है हमारे पास ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, ठीक है ना, इंसान एक सोशल लाइफ गुजार रहा है, सही है, जिसके अंदर कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो तन्हा ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, ठीक। तो ज़मीन के अंदर रहते हुए, सही है ना, वो अपने इन्वायरमेंट को देखते हुए जो भी एक्टिविटी, सही है, अपने इन्वायरमेंट से अडॉप्ट करता है,
तो उसको हम स्टडी करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। सही, तो ये तमाम तर इसकी ब्रांचेस थी। इसके बाद हम कमर्शियल ज्योग्राफी की जो मेन डेफिनेशंस है ना, उनको हम स्टडी करते हैं कि हमारे पास जो कमर्शियल तकरीबन आपको 2 से 3 डेफिनेशन ज़रूर पता हों, और अगर रेफरेंस के साथ आ जाएं, ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छा है। जैसे यहाँ पे हमारे पास देख लिए रेफरेंस के साथ मुख्तलिफ़ तरीके से मुख्तलिफ़ एक्सपर्ट्स ने जो है वो कमर्शियल ज्योग्राफी को एक्सप्लेन किया है, लेकिन सबका नज़रिया वही होता है। अगर मेन एक्टिविटीज़ नेचर के साथ मिल जाती हैं, एसोसिएट हो जाती है, और उनका मकसद ये होता है कि वो सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकें, अपनी वांट्स को पूरा कर सकें, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाते हैं, उसको हम किस में पढ़ते हैं, कमर्शियल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास देख लीजिए J.M. मैकफर्लेन डिफ़ाइन कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। वो कह रहे हैं वो इन्फ्लुएंस जो एग्जर्ट करता है किसी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी पे इंसान की, सही है, किससे, उसका जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है, यानी वहाँ जहाँ पर वो रह रहा है, एंड मोर specifically by the form and the structure of a surface of a land, the climate condition which prevail upon it, and the spatial relation in which it a different region stand to one another, ठीक है ना। वो ये कह रहा है कि जितना भी कुछ होता है, सही है, वो कह रहा है स्पेसिफाई किया जाए कि जो अभी मैंने आपको बताया कि फॉर्म ऑफ अर्थ को स्टडी कर रहे होते हैं हम, ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर बताते हैं कि सरफेस ऑफ लैंड क्या है, क्लाइमेटिकल कंडीशन क्या है जो प्रिवेल कर रही है, स्पेशल रिलेशन बताते हैं मुख्तलिफ रीजन्स के दरमियान जो एक दूसरे के साथ स्टैंड यानी खड़े हुए होते हैं। तो कमर्शियल ज्योग्राफी एक्चुअली यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी, अब इकोनॉमिकल एक्टिविटी किसकी है, इंसान की। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ वही होती हैं जिससे वो कुछ अर्न करता है, जो अपना रिसोर्स बनाता है ताकि वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सके। इसी तरह नीचे आ जाइए, जो हमारे पास ड्यूडली स्टैम्प है वो इस तरीके से कमर्शियल ज्योग्राफी और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी को एक्सप्लेन करते हैं। उनका कहना ये है कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी इन्वॉल्व्स द कंसिडरेशन ऑफ ए ज्योग्राफिकल एंड अदर फैक्टर, ठीक है ना। वो कह रहे हैं इसके अंदर कंसीडर किया जाता है तमाम तर ज्योग्राफिकल और दूसरे फैक्टर को। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं फिज़िकल फैक्टर्स, वो जो हमें दिखाई दे रहे होते हैं, विच इन्फ्लुएंस द मेंस प्रोडक्टिविटी, जिसका असर और रसूख किस पे होता है, इंसान की पैदावारी सलाहियत पर, बट ओनली द लिमिटेड डेप्थ सो फार एज दे आर कनेक्टेड विद अ प्रोडक्शन एंड अ ट्रेड, सही है। वो कह रहे हैं लेकिन एक लिमिटेड डेप्थ के ऊपर, सही है, जहाँ हमें नज़र आता है कि वो प्रोडक्शन के साथ भी कनेक्ट है और ट्रेड माने बिजनेस, बाइंग एंड सेलिंग। तो यहाँ पर भी इन्होंने कमर्शियल ज्योग्राफी को इज़ इन द टर्म ऑफ प्रोडक्शन और ट्रेड एक्सप्लेन किया है। फिर हमारे पास एक और सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है जो कि कमर्शियल ज्योग्राफी और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को बासानी एक्सप्लेन करती है, ठीक है ना। और इसमें देखें इन्होंने ये क्या कहा है कि इकोनॉमिकल एंड कमर्शियल ज्योग्राफी इज़ अ ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी इन विच द प्रोडक्शन ऑफ ए ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट एरिया, नेचुरल रिसोर्स, मिनरल रिजर्व, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सारे फिज़िकल फीचर्स हैं। एग्रीकल्चरल फार्म्स हैं, नेचुरल हार्बर्स हैं, ठीक है ना, इन सब के बारे में ये सब चैप्टर्स हैं और आप पढ़ेंगे इसके बारे में, विद देयर प्रोडक्टिविटी एंड सूटेबल यूज़ विच इज़ डिस्कस, ठीक। तो इकोनॉमिक और कमर्शियल ज्योग्राफी में हम इन तमाम तर रिसोर्सेज के बारे में, सही है, ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्थ को वजाहत कर रही हैं, सही है। हम सरफेस ऑफ अर्थ के हवाले से जब बात करते हैं तो हम इन सारे पॉइंट्स के हवाले से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। आगे जाके हम बात करते हैं इसके एक्सटेंड या स्कोप के ऊपर, ठीक है ना। स्कोप कहते हैं वुसअत को, सही, कि कमर्शियल ज्योग्राफी में एक्चुअली हम क्या क्या पढ़ते हैं। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट के अंदर जो जो शोबेजात या जो जो सेक्टर हम पढ़ेंगे, सही है ना, उसका क्राइटेरिया क्या है। अब देखें, सबसे पहले इन्होंने बोला है यहाँ पे कि कमर्शियल ज्योग्राफी में स्टडी किए जाएंगे एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, यानी लाजमी हम सबसे पहले स्टडी करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर को, ठीक। वो ये कह रहे हैं कि अगर स्टडी फॉर द स्टडी ऑफ इकोनॉमिकल एंड कमर्शियल ज्योग्राफी, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कॉजेज़ ऑफ प्रोडक्शन, कॉजेज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए वेरियस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पता होना चाहिए। कि अगर जैसे एग्रीकल्चर के हवाले से आप पहले भी पढ़ चुके हैं
कि अगर हम एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के हवाले से बात करते हैं और अगर उसके अंदर कोई बैकवर्डनेस आती है तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, ठीक है ना, और इसको किस तरीके से और कौन से फैक्टर ऐसे जो रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है ना, कि जो हमारी इन खामियों को दूर कर सकें, हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को आगे प्रमोट कर सकें, ट्रेड को बढ़ा सकें, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है ट्रेड ऑफ दोज प्रोडक्ट कैन नॉट बी अ निगलेक्टेड। आप जो है ना ट्रेड को कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। लिहाजा कमर्शियल जोग्राफ़ी में हम उन तमाम तर ज़रूरी वसाइल के बारे में पढ़ते हैं जो ज़रूरी शोबे की तरक्की के लिए ज़रूरी हैं, और ये पूरा एक चैप्टर है और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से तीनों सेक्शन को कवर करता है, ठीक है ना। तो जितने एक्सटेंड के अंदर, स्कोप के अंदर हम जितने पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे ना, आप देखिएगा वही हमारा सिलेबस आउटलाइन है और उन तमाम तर चीज़ों को हम उसमें ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्टडी ऑफ ए मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल्स कहते हैं मादनियात को। थ्रू द माइनिंग एक्टिविटी people found the different types of minerals is in the form of metallic और नॉन मेटालिक फॉर्म, सही है ना। अब हमारे पास ये धाती और गैर धाती वसाइल, सही है, ये भी आपको पता है किसी मुल्क की तरक्की के लिए बड़े अहम होते हैं, इनका किरदार बड़ा अहम होता है। ये हमारी ट्रेड को, हमारे बिज़नेस को आगे बढ़ाने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं, क्योंकि हर मुल्क ये चाहता है कि वो दुनिया के अंदर सफिशेंट हो, किसमें, अपने मादनी वसाइल के अंदर। ये ज़मीन से निकाले जाते हैं, ठीक है ना, ये मेटालिक फॉर्म में भी होते हैं और नॉन मेटालिक फॉर्म में भी होते हैं। तो हर मुल्क ये चाहता है कि वो अपने मादनी वसाइल में सफिशेंट हो जाए। तो लिहाजा इकनॉमिकल और कमर्शियल जोग्राफ़ी को जब स्टडी किया जाता है तो उसके अंदर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट मिनरल्स की देखी जाती है जो दुनिया में पाई जाती है। ये भी पूरा एक चैप्टर है जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि दुनिया में कितने तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं और इनके जो रिज़र्व्स हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। नंबर 3 है हमारे पास स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज। अब ये इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज क्या हैं? इंडस्ट्रीज़ कभी भी नहीं चल सकती जब तक आपके पास एग्रीकल्चर रिसोर्सेज मौजूद ना हो, ठीक है ना। एग्रीकल्चर और मिनरल रिसोर्स मेनली रिस्पॉन्सिबल है इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के, यानी किसी भी मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक। तो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को आगे बढ़ाना किस तरीके से, सही है ना, जो रॉ मटेरियल हमें इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल करना है उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, ठीक है, कि हम अपनी प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें और अपना रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर सकें, सही। क्योंकि हमारा मकसद कमर्शियल जोग्राफ़ी में यही है कि आप अपने इन्वायरमेंट से, सही, अपने नेचर से जितने भी फैक्टर्स लेते हैं और फिर कोई ना कोई कमर्शियल एक्टिविटी इस तरह से परफॉर्म करते हैं कि वो आपको सेटिस्फाई कर दे और आपकी वांट्स को पूरा कर सके। और कमर्शियल जोग्राफ़ी का जो मोटिव होता है वो यही होता है, ठीक है ना, कि आप ट्रेड को, कॉमर्स को प्रमोट करें, सही है, बिज़नेस को प्रमोट करें। और इस सिलसिले को पूरा करने के लिए हम ज़मीन के किसी भी वसाइल का इस्तेमाल करते हैं और जो हमारे पास गिवन है, जैसे हमने अभी एग्रीकल्चर रिसोर्स के बारे में बताया, मिनरल रिसोर्सेज के बारे में बताया, ठीक है ना। इसके बाद हमने इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज के बारे में आपको बताया। इसके बाद है हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं, ख़ासकर जब हम एग्रीकल्चर की प्रोग्रेस के हवाले से बात करते हैं तो उसमें तो बहुत ही अहमियत रखते हैं। इसके अलावा मिनरल्स और इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज के लिए भी हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की अहमियत को निगलेक्ट नहीं कर सकते। जब तक हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं पढ़ेंगे, अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होते हैं ये भी आपका एक पूरा मुकम्मल चैप्टर है जिसके अंदर हम बताएंगे आपको कि दुनिया के अंदर कितने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, सही है, और ये कारोबारी नुक्ते निगाह से किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर आपके पास अच्छा नहीं होगा और ये सारे रिसोर्सेज आपके पास मौजूद नहीं होंगे तो लाजमी सी बात है कि आप जो है वो अच्छा बिज़नेस और अच्छी बिज़नेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में नाकाम होंगे। इसके बाद है स्टडी ऑफ ए ट्रेड सेंटर। ट्रेड सेंटर क्या होते हैं? कारोबारी मराकज़। ये ट्रेड सेंटर जो है ना बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोट करने में, ठीक है ना, कि हमारे मुल्क के अंदर जो लोग बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, कॉमर्स जो बिज़नेस कर रहे हैं, उन सब के लिए जो है वो ट्रेड सेंटर को स्टडी करना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि किसी भी सर्टेन एरिया के अंदर, ठीक है ना, ट्रेड सेंटर्स बनाए जाते हैं और ये वहाँ पे नुमाइश भी लगाई जाती है मुख्तलिफ़ चीज़ों की,
ताकि जो बायर्स होते हैं वो वहाँ से बाय कर सकें। ठीक, बैरून मुल्क अगर डेलीगेशन भेजे जाते हैं या बैरून मुल्क को अगर मदऊ किया जाता है तो उसके अंदर भी ट्रेड सेंटर का किरदार हमें नज़र आता है, क्योंकि उस वक्त तक बिज़नेस एक्टिविटीज़ प्रमोट नहीं हो सकती जब तक आप ट्रेड सेंटर्स को स्टडी अच्छी तरह से ना करें। ये कारोबारी मराकज़ होते हैं एक्चुअली जो बता रहे होते हैं कि आपके मुल्क के अंदर किन चीज़ों की बाइंग एंड सेलिंग हो रही है और किन चीज़ों का बिज़नेस जो है वो चल रहा है। जब हमने बात करी डेफिनेशन की तो हमने देखा कि हमारे पास 3 डिफरेंट डेफिनेशन है और कम से कम कमर्शियल ज्योग्राफी की 3 डेफिनेशन आपने वर्ड टू वर्ड याद करनी है विथ रेफरेंसेस। कि अगर आप ड्यूडली की याद कर रहे हैं तो आपको ड्यूडली की रेफरेंस दे कर ही वो डेफिनेशन आपने याद करनी है। इसके बाद अगर हम एक्सटेंट की तरफ आए, स्कोप की तरफ आए, तो स्कोप में मैंने आपको बता दिया कि देखें ये सारे वसाइल हैं जो वन बाय वन आप आगे जैसे सिलेबस बढ़ता चला जाएगा आप ख़ुद देखेंगे कि वाकई ये तमाम तर वसाइल हैं जिन्हें हम स्टडी कर रहे हैं और इनका मकसद क्या है कि इससे हमें कॉमर्स को प्रमोट करना है, इससे हमें बिज़नेस को प्रमोट करना है, इससे हमें मुनाफा हासिल करना है, इससे हमें अपने वसाइल को इंक्रीज़ करना है। ठीक है ना। तो अब आगे अगर हम चलते हैं तो हमारे पास इसकी आती है सिग्निफिकेंस। सही है, सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस, कि हम कमर्शियल ज्योग्राफी को स्टडी करते ही क्यों हैं, वाई वी स्टडी अ कमर्शियल ज्योग्राफी। ठीक है, सो वी हैव अ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच शो दैट द स्टडी ऑफ ए कमर्शियल ज्योग्राफी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर ऑल द पॉइंट। तो जब इकोनॉमिकल ज्योग्राफी को स्टडी किया जाता है ना तो आपके अंदर सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी आती है जिसकी वजह से आप तमाम तर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं। दूसरे नंबर पे देख लीजिए, ये प्रोवाइड करता है नॉलेज किसके बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, मिनरल के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के, ये वो ही है सारे, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अर्थ, ये वो सारे फैक्टर हैं। कैटल वेल्थ के बारे में, यानी हमारे मुल्क के अंदर कितने मवेशी हैं, सही है, ग्लोबल लेवल क्या है, दुनिया के अंदर हम किस जगह पर हैं, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड हमें पता चलती है कि हमारी तिजारत किस तरफ जा रही है। तो ये सब चीज़ें हम उसी वक्त फाइंड करते हैं जब हम इकोनॉमिकल या कमर्शियल ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं। इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर नंबर जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है इकोनॉमिकल ज्योग्राफी प्रोवाइड करता है गाइडलाइन ख़ासकर कॉमर्स के स्टूडेंट को। ठीक है ना, क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए कल्टीवेटर्स हैं, प्लानर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, ट्रेडर्स हैं, अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं या गवर्नमेंट है, ठीक है ना, वो उन तमाम तर लोगों के मसाइल को किस किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो जो कॉमर्स का स्टूडेंट होता है एक्चुअली जब वो कमर्शियल ज्योग्राफी को पढ़ रहा होता है तो उसको पता होता है कि अगर हमारे पास एक ऑब्स्टिकल है अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, बेरोज़गारी है, तो उसको पता होगा व्हेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम देयर इज़ ऑल्सो अ सम सॉल्यूशंस, कि अगर यहाँ पर ये मसला मौजूद है तो लाजमी इसका सॉल्यूशन भी यही होगा। ठीक है ना, इन्फ्लेशन है, इसी तरह इन्होंने बोला कि हम गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं उसमें आने वाली जितनी दिक्कतें होती हैं उनको सॉल्व करना, ये सब तब होता है जब हम इकनॉमिकली जो है वो नेचर को स्टडी कर रहे होते हैं और उसका पर्पस हर हाल में यही होता है कि हमें मुनाफा हासिल करना है। ठीक है ना, क्योंकि वर्ड ही कॉमर्स से निकला है, कॉमर्स और ट्रेड को प्रमोट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास जब इकनॉमिकल ज्योग्राफी को पढ़ा जाता है, ठीक है ना, तो जो इन्फॉर्मेशन है जो प्रिटेन करती है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये अभी हमने पढ़ा कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है, ठीक है ना, ये बताती है कि हम ज़िंदगी के किस पैराहे के ऊपर हैं और इस वक्त हम कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को जो है वो अपने ट्रेड और कॉमर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा अगर टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बात की जाए तो कमर्शियल ज्योग्राफी के अंदर हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, डिफरेंट रेवोल्यूशंस के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आएगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में आएगी, अगर आप मेडिकल फील्ड में जाएं तो मेडिकल फील्ड में भी आएगी, जो वक्तन फ़वक्तन हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि हाँ कि जब कभी कमर्शियल ज्योग्राफी को स्टडी किया जाता है तो इन सारे पॉइंट्स को जो है वो मद्देनज़र रखा जाएगा। अब हमारे पास ये वो टॉपिक थे जो इस चैप्टर के लिए बहुत ख़ास थे। आगे अगर हम डिस्कशन करते हैं तो हमारे पास जो आते हैं, मैंने अभी आपसे कहा था कि हमारे पास डिफरेंट
डिफरेंसेस हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में और कमर्शियल ज्योग्राफी के अंदर, जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट कि इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में और कमर्शियल ज्योग्राफी में ये जो एक छोटा सा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें एक जैसी नहीं है, इसमें थोड़ा डिफरेंस पाया जाता है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। इकोनॉमिकल ज्योग्राफी बेसिकली डील करता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ को। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? इंसानी सरगर्मियाँ। इंसानी सरगर्मियाँ ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो तरह की होती हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो होती हैं जो करके इंसान अपने रिसोर्सेज को बढ़ाता है। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है, एक फ़ोटोग्राफ़र है, ठीक, अगर वो अपनी फैमिली की फ़ोटोज़ लेता है तो उसको कुछ चार्ज नहीं किया जाता, तो उस सूरत हाल में उसकी वो ह्यूमन एक्टिविटी क्या कहलाएगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर इसी तरह से वो इसको अपना प्रोफेशन बना देता है, ऑक्यूपेशन बना देता है, ठीक है ना, अपना सोर्स ऑफ इनकम बना लेता है, तो यही ह्यूमन एक्टिविटी कन्वर्ट हो जाती है इकोनॉमिकल एक्टिविटी के अंदर। तो लिहाजा इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के अंदर हम डील करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ को जो कि मखसूस इन्वायरमेंट से हासिल की जाती है, जबकि कमर्शियल ज्योग्राफी के अंदर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, प्लेस ऑफ गुड है, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इन सब चीज़ों को स्टडी किया जाएगा। यानी अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के हवाले से डिस्कशन होगी तो हम इकोनॉमिकल ज्योग्राफी को स्टडी कर रहे होंगे। नंबर 2 है हमारे पास जो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी का सब्जेक्ट मैटर है ना, वो बहुत वास्ट है, जबकि जो कमर्शियल ज्योग्राफी का है वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है ना। यानी कमर्शियल ज्योग्राफी के अंदर हम चीज़ों को ज़रा लिमिटेड एरिया में पढ़ेंगे, लेकिन इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में उसी चीज़ को हम बहुत वाइडली पढ़ेंगे। नंबर 3 है हमारे पास नेचर ऑफ इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। जो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी की नेचर है वो क्या है? एनालिटिकल है, सही है, लेकिन नेचर ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी जो है वो क्या है? डिस्क्रिप्टिव है, सही है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो नंबर 4 पॉइंट है वो ये है कि इकोनॉमिकल ज्योग्राफी इज़ एंड वाइल कमर्शियल ज्योग्राफी इज़ मीन टू रीड द एंड। इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में एंड हो जाता है कि बस ये चीज़ आपने पढ़ ली, इसका सोल्यूशन ये, लेकिन कमर्शियल ज्योग्राफी का मतलब है कि वो आपको एंड तक लेके जाती है, ठीक है ना। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे रीज़न्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो वहाँ पर क्लियर किए जाते हैं। अब जब हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी के हवाले से बात करी, ठीक है ना, अब ज़रूरी नहीं है कि ये इम्पॉर्टेंस सिर्फ अपने एक्सटेंट के हवाले से ही डिस्कस की जाए। कमर्शियल ज्योग्राफी को अगर हम एग्ज़ाम के अंदर जब ये सवाल आता है ना, तो एग्ज़ाम के अंदर ये सवाल इम्पॉर्टेंस ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी फॉर एग्रीकल्चरलिस्ट भी आ सकता है, ठीक है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट भी आ सकता है, ट्रेडर भी आ सकता है, बिजनेसमैन भी आ सकता है। तो सबका आंसर जो है ना आपने इसको सामने रख कर ड्राइव करना है। अगर यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी बता दीजिए एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। इंडस्ट्रियलिस्ट होता है सनअतकार, ठीक, यहाँ एग्रीकल्चरलिस्ट भी हो सकता है, यहाँ कल्टीवेटर भी हो सकता है। तो इकोनॉमिकल और कमर्शियल ज्योग्राफी मेनली कंसल्ट करता है, ये आपको पता है, कितने रिसोर्सेज के ऊपर? एग्रीकल्चर, मिनरल, इंडस्ट्रियल रिसोर्स के ऊपर। अब एग्रीकल्चर और मिनरल रिसोर्स है ना मेनली रिस्पॉन्सिबल है किसके? इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के। तो जब हम इंडस्ट्रियलिस्ट के हवाले से बात करते हैं तो लाजमी सी बात है कमर्शियल ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस हमारे सामने आती है कि वो तमाम तरह इंडस्ट्रियल रिसोर्स को स्टडी करता है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना क्या करता है? चीप लेबर हायर करता है, रॉ मटेरियल रखता है, सही है, अपनी इंडस्ट्री के अंदर से, और सर्च करता है न्यू मार्केट्स को अपनी प्रोडक्ट के लिए ताकि मज़ीद इकोनॉमिकल प्रोग्रेस को बढ़ा सके और दिन ब दिन जो है वो मुआशी तरक्की में अपना एक रोल बयान कर सके। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि ये वाला सवाल सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट के हवाले से नहीं पूछा जा सकता, बिजनेसमैन के हवाले से भी पूछा जा सकता है, कल्टीवेटर के हवाले से भी पूछा जा सकता है, एग्रीकल्चरलिस्ट के हवाले से भी पूछा, ट्रेडर के हवाले से भी पूछा जा सकता है। लेकिन आपने आंसर बनाते वक्त इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है कि ये सारे वही सेक्टर हैं हमारे, ये वही सारे फैक्टर हैं कि जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज़ के लिए? प्रमोट करने के लिए ट्रेड और कॉमर्स को, सही है। इसके बाद एक और सवाल जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है वो है हमारे पास कि
वाई द स्टडी ऑफ कमर्शियल जोग्राफ़ी स्टडी फॉर स्पेशली अ कॉमर्स स्टूडेंट। कॉमर्स का स्टूडेंट जो है ना, वो ये बात मैंने अभी भी इससे पहले भी लेक्चर में एक्सप्लेन की है और इस लेक्चर में भी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि जब कभी हम कमर्शियल जोग्राफ़ी को स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो हम ये समझते हैं कि हमारी दुनिया के अंदर पहली बात तो ये कितने मज़ाहिब और कितनी सकाफ़तें मौजूद हैं, ठीक है ना। एक एरिया के अंदर किस तरह के लोग मौजूद हैं और उन्होंने अपने आप को किस तरह से एडजस्ट किया हुआ है अपने माहौल के अंदर। सही, सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है और उस रीजन में रहते हुए वहाँ के लोगों ने अपने आप को वहाँ के वसाइल को सामने रखते हुए किस तरह से एडजस्ट किया हुआ है। दूसरा है हमारे पास ये नॉलेज प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, कि कौन सा मिनरल है, कौन से एग्रीकल्चर है, कौन से सनती रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना, किस जगह इनका बेहतर इस्तेमाल हो। सही है ना। और ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है डिसीजन लेने के लिए कि आपने कौन सा ऑक्यूपेशन डिसाइड करना है, कौन सा प्रोफेशन जो है वो चूज़ करना है। नंबर थर्ड है हमारे पास जो प्रेजेंट सिविलाइजेशन है, जो मौजूदा तहज़ीब है हमारी और सकाफ़त है, ठीक है, उसको समझना कमर्शियल जोग्राफ़ी की मदद से। ठीक, ये भी इसका जो है वो कॉमर्स के स्टूडेंट को बताया जाता है कि भाई आपने अपनी प्रेजेंट सिविलाइजेशन और कल्चर को भी सामने रखना है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह दिया जाए कि ये डिटरमाइन करना कि जो आने वाले दिन हैं वो किस तरह से हमारे हाल को और हमारे माजी को एक्सप्लेन करेंगे। तो लिहाजा जो कॉमर्स का स्टूडेंट है वो ये चीज़ भी मद्देनज़र रखता है जब भी वो कमर्शियल जोग्राफ़ी की स्टडी कर रहा होता है। जैसे जो चीज़ वो आज पढ़ रहा है उसको मालूम है कि मेरे पास ये वसाइल मौजूद हैं, सपोज़ उसके पास एक ज़मीन मौजूद है, तो अगर उसे मालूम है कि भाई मैं किस तरह से एग्रीकल्चर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए इस ज़मीन के ऊपर, ठीक है ना, फसल काश कर सकता हूँ और उससे जो है वो क्या अपने रिसोर्सेज को, अपनी इनकम को बढ़ा सकता हूँ, तो लाजमी जाके वो अपने तमाम तर ख्वाहिशात को पूरा करने में कामयाब होगा। नंबर 4 देख लीजिए, इट कुड ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल फॉर द कॉम्प्रिहेंशन। वजाहत करता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स की, ठीक है ना, जो नेचर के साथ इकनॉमिकली जुड़े होते हैं। ठीक, और फिर लाजमी सी बात है जोग्राफिकल फैक्टर्स भी देखते हैं कि हाँ उस वक्त जोग्राफिकल, अब जैसे अगर हम कोई फसल लगाना चाहें तो उसके लिए क्लाइमेट, टेम्परेचर, सही है ना, मौसमी सूरत हाल बहुत मायने रखती है। वहाँ पे आप लाख कोशिश कर लो, लेकिन जब तक हमारे पास जो नेचर फैक्टर होता है, जो फिज़िकल फैक्टर होता है, जब तक वो उसको जो है वो कंसीडर नहीं करेगा, आप उस फसल को नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें वो हैं जो ये बताती हैं। और साथ साथ आप देखिएगा जब आप एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ेंगे, तो लाजमी एक सवाल जो है वो स्टूडेंट के जहन के अंदर आता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे बैकवर्ड क्यों है। इंडस्ट्रीज़ अगर मिनरल्स के ऊपर और एग्रीकल्चर रिसोर्स पे बेस करती हैं तो वो बैकवर्ड क्यों है। तो इन सारे सवालों के जवाब हम उस वक्त पढ़ते हैं जब हम कॉमर्स को स्टडी कर रहे होते हैं। आज के लेक्चर में हमने आपको सीजी का मॉडल पेपर बताया, ठीक है ना, पेपर टाइप बताया कि देखो किस तरह से बेस करता है। सही, फिर हमने आपको बताया ज्योग्राफ़ी क्या होती है, कमर्शियल ज्योग्राफ़ी क्या होती है। तो इन सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छी तरह से स्टडी करना है। ये सारे जितने भी लेक्चर में मैंने टॉपिक ऐड किए हैं ये सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, सही है, और आगे इसको स्टडी करेंगे। जज़ाकल्लाह।